जय हिंद दोस्तों। सेबी सहारा केस जो कि सेटल्ड हो चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल पर जो सहारा सेबी केस नंबर 412 है, उस पर अभी कोई भी सुनवाई की डेट नहीं आई है। और जितने भी केस और सहारा के हैं, आप जानते ही हैं कि क्रमशः वो अगस्त के महीने में डेट उसके टेंटेटिव सेट है। लेकिन कुछ एक दिल्ली के कुछ न्यूज़ नेटवर्क के जरिए ये जानकारी मिली है कि CRCS पोर्टल पर जुलाई माह से जो 50,000 रुपये मिनिमम अमाउंट जो आम निवेशकों को 50,000 रुपये तक का लिमिट था और अब 1 लाख का है, तो 1 लाख रुपए अब निवेशकों को दिया जाएगा। जिनका 50,000 से 1 लाख या उससे ऊपर का बकाया है, उनके खाते में अब 1 लाख रुपए तक जाएगा। कुछ इसी तरह से पहले भी समाचार आया था। कोई आधिकारिक घोषणा पहले भी नहीं हुई थी जब 50,000 मिलना शुरू हुआ था। तो उम्मीद करते हैं कि 1 लाख रुपए तक आम निवेशकों के खाते में, जिनका डेफिशिएंसी नहीं है, जिनको भुगतान मिलना शुरू हो गया है, तो उनके खाते में बहुत ही जल्द जाएगा। साथियों, जो इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें कि कुछ सवाल कमेंट बॉक्स में किए गए थे राजा राम जी की तरफ से, उसका मैंने जवाब रखा। आप निवेशक जन जानते हैं कि जवाब जो संवैधानिक संस्थाएं ऑर्डर करती हैं, अपना नोटिफिकेशन जारी करती हैं, जांच एजेंसियां जो रिपोर्ट देती हैं, और कुछ सोशल मीडिया पर जो फैक्ट रखे रहते हैं, उस समय के प्रिंट मीडिया हो या आप जाके डिजिटल मीडिया के माध्यम से, यही सूचनाओं का साधन होता है। या इससे ऊपर की जो सूचनाएं होती हैं, वो कुछ हद तक कोर्ट के अंदर जो दोनों पक्ष के वकील होते हैं, दोनों पक्ष के लोग वहाँ मौजूद होते हैं, एमकस क्यूरी हों या जो कंपनियों के तरफ से वहाँ मौजूद रहते हैं, उनके पास होती हैं। और उन्हीं के जरिए जो सोशल मीडिया पर या अन्य जगह कुछ सूचनाएं आती हैं, उसी से सूचनाओं को लेकर के यूट्यूब पर निवेशकों के हित के लिए बात रखी जाती है। और जो कमियां सहारा की तरफ से की गई, उसको भी हम लोग अपने साथ एक लीगल एविडेंस और फैक्ट के साथ रखते हैं, जो कि कोर्ट, संवैधानिक संस्थाएं, इन्हीं के माध्यम से मिलती है। तो मैंने राजा राम जी के जवाब में ये रखा था, लेकिन उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ ऐसी टिप्पणियाँ की गई राजेंद्र कुमार शर्मा जी की तरफ से, जो कि धमकी दी गई, बहुत आगे बढ़ चढ़ के बोला गया। वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि कोई त्रुटि न हो, हालांकि हम भी इंसान हैं, अपनी तरफ से बात रखते हैं। हो सकता है कि कुछ उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ बातें हो जाएं, लेकिन कोशिश यही रहती है कि आम निवेशकों का पैसा मिले, चाहे वो सहारा हो, चाहे वो PSL हो, चाहे वो शारदा चिट फंड हो, चाहे वो नवजीवन बैंक हो, चाहे वो अमर ज्योति यूनिवर्सल फाइनेंस लिमिटेड हो, और सारी लोकल में, रीजनल क्षेत्र में छोटी छोटी कंपनियां आती हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं। वर्षों पहले कृषि एक्सपोर्ट थी, क्रिसेंट हाउसिंग थी, नवीन कृषि फाइनेंस थी। कृषि एक्सपोर्ट भी सहारा की तरह भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को स्पॉन्सर करता था। एक चैरिटी मैच सिगरा स्टेडियम में बहुत पहले वाराणसी में कराया था। ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो कि रीजनल क्षेत्र पर आती हैं, कंपनियां काम करती हैं और फिर पैसा इकट्ठा करके भाग जाती हैं। और हम लोग उनकी भी लड़ाइयाँ लड़े हैं, और कुछ हद तक जो रीजनल लेवल पर थी, बहुत लोगों के पैसा वहाँ पर दिए भी गए। राजेंद्र शर्मा जी जो टिप्पणियाँ किए हैं, पहले वो आप देखिए, और एक एक चीज़ का मैं जवाब भी दे रहा हूँ उनको। जो उन्होंने धमकियाँ दी हैं, जो उन्होंने बात की है, आम निवेशकों को जानना जरूरी है कि जिनके हाथ में उन्होंने पैसा दिया है, जो कंपनियों की बागडोर चलाने की बात करते हैं, उनका सोच क्या है। और मैं अपनी तरफ से कुछ बात और उनके कमेंट और उनके उस पर एनालिसिस मैं रखता जाऊंगा। तो पहले राजेंद्र शर्मा जी या कुछ और लोगों ने जो कमेंट किया है, उसको हम लोग लेते हैं, और फिर जो उन्होंने कहा है, उनके कमेंट को मैं पढ़ते हुए कुछ उसके जवाब थोड़े थोड़े देता जाऊंगा। पहला कमेंट उन्होंने कहा है, मुझे वो शब्द कहने में भी झिझक हो रही है कि मैं ऐसे शब्द, ऐसे कमेंट इसलिए सुन रहा हूँ कि मैं निवेशकों को जागरूक करने के लिए, निवेशकों के हित के लिए सही चीज़ें अपने चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, और ये बात कड़वी लगनी ही है सहारा के लोगों को। तो सुनिए आप भी कि आपके लिए जो सोच रहा है उसको क्या क्या सुनना पड़ता है। मेरे जो बैकग्राउंड में जो आंदोलन के फोटो चलते हैं, उन्होंने बोला है कि 300 आंदोलनकारी नहीं, 10 करोड़ से ज़्यादा कार्यकर्ता उनके साथ हैं, और आंदोलनकारियों की मैं
फोटो दिखा रहा हूँ। साथियों, सबसे पहले तो राजेंद्र शर्मा जी वो आंदोलनकारी नहीं हैं। कभी आप या आप जैसे सहारा के कर्मचारी हों चाहे एजेंट हों, उनके दरवाजों पर जा जाके गिड़गिड़ा करके सहारा के प्लान पॉलिसी को बता करके उनसे पैसे लिए हैं, सहारा में जमा कराए हैं और उनसे आपने मोटा खासा कमीशन और सैलरी ली है, तो वो निवेशक हैं, ना कि आंदोलनकारी हैं। उनका पैसा समय से अगर मिल गया होता तो वो सड़कों पर भरी दोपहरिया में 45 से 50 डिग्री के बीच के टेम्परेचर में वित्त मंत्रालय पर, लखनऊ सेबी ऑफिस पर, सहारा के रीजनल और कमान कार्यालय के सामने, दिल्ली के सड़कों पर जहां वित्त मंत्रालय के कुछ कार्यक्रम होते हैं वहां पर पहुंच करके ये सहारा के निवेशक अपनी बात नहीं रखते। अगर आप के अंदर ये भावना रहता कि वो निवेशक हैं और वो तपती दोपहरिये में, तेज बरसात में, ठिठुराती हुई ठंड में जब वो घर से निकल रहे हैं तो उनको आज आप आंदोलनकारी बोल रहे हैं, जबकि वो आपके सहारा के निवेशक हैं। उनमें न जाने कितने गरीब एजेंट हैं जिन्होंने ईमानदारी से सहारा के ऊपर भरोसा करके पैसा निवेशकों से लिया और अपनी जिम्मेदारी पर सहारा में ले जाकर के जमा कर। आंदोलनकारियों के मैं फोटो दिखा रहा हूं बैकग्राउंड में अपने। ये बोलते हैं आप 10 करोड़ लोगों को आप इकट्ठा कर सकते हैं। 1 करोड़ 40-45 लाख के लगभग सीआरसीएस पर आवेदन गए हैं। उनमें से 1.25 करोड़ लोगों की आप डेफिशिएंसी को सही नहीं कर पा रहे हैं और 10 करोड़ लोग आप इकट्ठा करने की बात करते हैं, जो बेचारे सहारा में इस उम्मीद से पैसा जमा किए थे कि समय से हमको मैच्योरिटी मिलेगा, हम अपनी जो भी उम्मीदें हैं भविष्य की वो पूरा करेंगे, और आज उनको दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है। यहाँ वहाँ घूमना पड़ रहा है, आंदोलन जैसी स्थिति से गुजरना पड़ रहा है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। खड़ा करिए आप 10 करोड़ कार्यकर्ता खड़ा करिए, 10 करोड़ लोग को खड़ा करिए, कोई मतलब नहीं है। इन्होंने धमकी दी है कि आइंदा यूट्यूब पर सहारा की वीडियो ना बनाऊं। एड्रेस, नाम, पता इन्होंने पूछा है कि ये दहाड़ लगा देंगे तो पैंट खराब हो जाएंगे, कपड़े खराब हो जाएंगे। अगर ये दहाड़ लगा देंगे तो कपड़े खराब हो जाएंगे। जिनको आप आंदोलनकारी बोल रहे हैं, कभी उन निवेशकों की भीड़ में पहुंच गए ना, तो अगर वो घूर के दौड़ा दिए बस, तो आपका अगवाड़ा और पिछवाड़ा दोनों गीला हो जाएगा उसी जगह, उसी रोड पर। कभी निवेशकों के साथ सामने आ गए तो सब गीला हो जाएगा आपका। कमेंट बॉक्स में आकर के ऐसे बोलना और सोशल मीडिया पर आकर के बातें करना, लाइव आना और आम निवेशकों के बीच में जा करके जो ये बातें आप बोल रहे हैं, ऐसा वहाँ हरगिज मत बोल देना। जो विचार आपके अंदर आंदोलनकारियों को लेकर के है, यानी आपके सहारा के उन निवेशकों के लिए है जिनको आप आंदोलनकारी बोल रहे हैं, कभी वैसे जगह फंसना मत राजेंद्र शर्मा जी, नहीं तो दोनों तरफ से गीला हो जाएगा आपका आमना सामना अगर हुआ तो। चलिए अगला कमेंट आपका पढ़ते हैं। आपने बोला है कि जिसने भी सहारा को टारगेट किया उसको भारत भूमि से हटा दूंगा। भारत भूमि पर वो नहीं रह पाएगा। 2006-07 से जो आपने किया, 2010 से 2012 के बीच में बेहद बुरे तरीके से आप उलझ गए और उसके बाद लगातार कानून का सामना कर रहे हैं आप, न्यायपालिकाओं में दौड़ लगा रहे हैं, फिर भी अपने आप को सही नहीं कर पाए। सहारा स्वयं अपने आप को बर्बाद की है। अगर वो सही रहती तो सहारा बेदाग हो करके कोर्ट से कब का निकल चुकी होती। कोर्ट उसको पैसा जमा करने के लिए कहता ही नहीं। अगर सारी ट्रांसपेरेंसी आपकी अगर होती तो जांच के बाद जो विस्तार से कोर्ट ने जांच कराई थी, सेबी ने भी जांच की थी, उसी समय आप उस केस से बाहर आ गए होती। आपके कार्यशैली को सराहा जाता, कोर्ट से बेदाग होकर के निकल जाती। लेकिन कोर्ट का आपके ऊपर भरोसा न करना, सेबी के जरिए कई हजार निवेशकों को 138 करोड़ रुपए रियल एस्टेट और हाउसिंग का पेमेंट करना और फिर 25,000 करोड़ सहारा सेबी खाते में जमा कराना, ये ऑर्डर बताता है कि कमियां सहारा में थी। कोई राह चलता रोशन लाल जैसा इंसान एक चिट्ठी लिख देगा, उससे सहारा जैसे साम्राज्य की नींव नहीं हिल जाती। अगर सहारा सही रहती तो कोई अहमदाबाद की एडवोकेसी ग्रुप और जो प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन की जो ग्रुप हैं, संस्थाएं हैं, अगर कोई लीगल फैक्ट नहीं रहता तो ये जांच एजेंसियां जो कैपिटल रेगुलेटर हैं सेबी, अगर फैक्ट नहीं रहता तो आगे ही नहीं बढ़ती। कोई राह चलता ग्रुप हो चाहे इंसान हो, उसके कह देने से सहारा जैसा साम्राज्य नहीं हिल जाता। कोई तो आपने अनलीगल एक्ट के तहत काम किया होगा, कुछ भी आपने ऐसा किया है जो लीगल एक्ट है कंपनियों की, सेबी की, वो रूल आपने तोड़ा होगा, तभी आप फंसे हैं। हालांकि ये सारे वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। तो क्या रोशन लाल जो नहीं दिख रहा है, जैसा आपने कमेंट में बोला है कि भारत भूमि पर नहीं रहने दूंगा,
तो क्या जो रोशन लाल का एक लेटर था उसके बाद वो नहीं मिला, तो क्या जो आपने कमेंट किया है इसको मैं मान लूं कि आपकी वजह से रोशन लाल भारत भूमि पर अब नहीं है? चलिए अगला कमेंट जो किया आपने उस पर बात करते हैं। मैं कोई गलत जानकारी नहीं देता हूं। मैं बार बार बोलता रहा हूं कि जो एजेंसियां सोशल मीडिया पर जो सूचनाएं संवैधानिक संस्थाओं और न्यायपालिकाओं से मिलती हैं और जो मीडिया एनालिसिस करके, प्रिंट मीडिया हो चाहे डिजिटल मीडिया हो, ये जो लिखते हैं उसी का एनालिसिस हम लोग करते हैं। अगर वो गलत लिखते हैं तो आपके पास अगर पावर है तो जाइए ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास, प्रिंट मीडिया के पास, न्यायालय के पास, सबको बंद करवा दीजिए, हटवा दीजिए उनको भारत भूमि से, क्योंकि सारे सहारा को गलत साबित कर रहे हैं कि उन्होंने गलतियां की हैं। एक्ट का उल्लंघन एमसीए का हो चाहे सेबी का हो, अधिनियम का उन्होंने उल्लंघन किया है, कर रहे हैं वो सहारा की बुराई पिछले 18 सालों से। हटाइए उनको भारत भूमि से अगर आपके पास पावर है तो। एक यूट्यूबर को आप धमकी दे रहे हैं कि यूट्यूब चैनल बंद करवा देंगे। आपने इस कमेंट में धमकी भी दिया है और एक प्रकार से प्रलोभन भी दिया कि मैं सहारा के लिए पॉजिटिव वीडियो बनाऊं। आपको कहने की जरूरत ही नहीं है। जब भी सहारा का कोई सही हो गलत हो सोशल मीडिया पर वायरल किसी भी प्रकार का होता है, आज ही मैंने जो सीआरसीएस के बारे में जो 1 लाख रुपए तक मिलने का उम्मीद है जुलाई माह से, अब वो सोशल मीडिया का ही है, अभी वो आधिकारिक रूप से सीआरसीएस पोर्टल पर अपडेट नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक सूचना है जो कि निवेशकों के हित अनहित से सब जुड़ा है, तो हमने रखा अपने चैनल पर। और यही चीज़ें पहले से मैं या हमारे जैसे कई यूट्यूबर करते आ रहे हैं, जो सहारा की तरफ से समाचार नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी मिलता है रखा जाता है। एक यूट्यूबर या सोशल मीडिया पे बात रखने वाला अगर निष्पक्ष नहीं होगा, किसी के लिए अगर काम करेगा तो कोई मतलब नहीं रहता है प्रोपेगेंडा चलाने का। यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि मैं वायरल करा दूंगा वीडियो, नहीं चाहिए वायरल कराना। किसी के हित को नुकसान पहुंचा करके, निवेशकों की बात को दरकिनार करके उस सहारा के लिए मैं वीडियो बनाऊं सिर्फ, जो कि खुद संवैधानिक नियम कायदों से न चल करके उलझ गई है अपने ही वजह से। और जिन करोड़ों लोगों की बात सोशल मीडिया पर निवेशकों के हित के लिए लोग करते हैं वो सारे गलत हो गए। आज वो अगर आंदोलन के रूप में मजबूर होकर के घर बार को छोड़ करके अपने व्यापार को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बिना खाए पिए भूखे प्यासे रोड पर आके वो निवेशक अपने पैसे के लिए पुकार रहे हैं संवैधानिक संस्थाओं को, सहारा के लोगों को, तो आंदोलनकारी हो गए आपकी नज़र में। आपके कहने से नेगेटिव पॉजिटिव वीडियो नहीं बनेगा, जो फैक्ट है उसी को हम लोग रखेंगे। और सहारा अच्छा करेगी तो सहारा का गुणगान एक बार नहीं 100 बार होगा। सहारा अपने निवेशकों के लिए खुद खुल करके सामने आकर के बोले तो सही, करे तो सही। सीआरसीएस पोर्टल न्यायालय के आदेश से चल रहा है, सहारा की अनुकंपा उस पर नहीं है। सहारा अगर अच्छे तरीके से काम करती तो सारे निवेशकों का पैसा, जितने लोग उस पर आवेदन किए हैं, कम से कम 50,000 तक का अमाउंट सबको तो मिल ही गया होता, और जो सहारा से भी फंड में पैसा है वो भी रिलीज हो गया होता, क्योंकि इतने पैसे बांटने के लिए वो पैसा भी कम पड़ जाता। राजेंद्र शर्मा जी, किसी के कहने से नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, तो वो लोगों को दिखना चाहिए, निवेशकों के हित के लिए दिखना भी चाहिए। फिर आपने गलत शब्द का प्रयोग किया है, पहले आपने कुत्ते शब्द का प्रयोग किया और फिर यहाँ पे चूतिया शब्द का प्रयोग किया है आपने। और निवेशकों के हित के लिए हम लोग सुने जा रहे हैं, पहले से ही आप लोग कर रहे हैं, आपके लोग कर रहे हैं, लेकिन इस पर वीडियो हम लोग बनाना उचित नहीं समझते थे, लेकिन अब हद हो गई है। तो आम निवेशकों को जानना जरूरी है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, जो निवेशकों की आवाज उठा रहे हैं उनके साथ आप लोग का व्यवहार क्या है, ये अब जानना जरूरी है। आपने बोला है ना कि 100% सभी लोग कार्यकर्ता और जमाकर्ता सपोर्ट में हैं। अगर मैं सहारा के लिए पॉजिटिव वीडियो बनाऊं तो आप 1 घंटे में 20,000 लोगों तक वो पहुंचा सकते हैं, 20,000 लोग उसको देख सकते हैं, उस पर व्यूज आ सकते हैं। पहले तो नहीं चाहिए ऐसे व्यूज जो किसी के कहने के हिसाब से चले, जो फैक्ट नहीं होगा, जो अपने करोड़ों निवेशकों की आड़ लेता है लेकिन उनके हित के लिए कभी काम नहीं करता। उनके हित के लिए जो आवाज उठाते हैं उनको वो डिप्रेशन में लाने का प्रयास करते हैं। आपके इन शब्दों की वजह से मुझे भी आघात लगा है, हमारा भी मानहानि हुआ है। मैं सहारा की उसी सारी लीगल फैक्ट को एनालिसिस करके अपने वीडियो में रखता हूँ, जो कि सारी संवैधानिक संस्थाएं और जुडिशियल की तरफ से आती हैं। मैंने कोई गलत फैक्ट नहीं रखा कि मुझे सहारा के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव सोचना है, मैंने सहारा के लिए भी किया है, और संवैधानिक संस्थाएं जो बोली हैं, जो जांच में पाया गया है, उसको भी मैं रखता हूँ। पहले तो अपने गरीब भोले भाले निवेशकों को, जिन्होंने एक मजबूत सहारा ब्रेन वॉश नेटवर्किंग की वजह से पैसा जमा किया,
कन्वर्जन हुआ, कन्वर्जन होने के बाद जो कंपनियां लाई गई उसमें भी उन्होंने कुछ पुराने लोग मैच्योरिटी भी पा गए, कुछ लोगों ने पैसा लिया और फिर कुछ लोगों ने कन्वर्जन को भी स्वीकार कर लिया, इसलिए कि एक बड़े अमाउंट की तलाश थी उनको। समय था उनके पास 5 साल 7 साल बच्चों की पढ़ाई के लिए, जब ज़्यादा पैसा लगे उनके पढ़ाई में, बिजनेस के लिए, बच्चियों के शादियों के समय तक के लिए कि उनकी पढ़ाई और शादी के लिए जब बड़ा खर्च होगा तो उन्होंने पुराने पैसे को नए पॉलिसी में आपके कन्वर्जन करा लिया। तो ये एक प्रकार का एक सटीक नेटवर्किंग ब्रेन वॉश किया गया है जमाकर्ताओं का। और ये फैक्ट मैं नहीं सिर्फ बोल रहा हूँ, ये तो न्यायपालिकाएं बोल रही हैं, भारत की संवैधानिक एजेंसियां बोल रही हैं। तो कोई एक राह चलता, कोई भी ऐरा गैरा एक नोट थमा देगा किसी संवैधानिक सिस्टम को, न्यायपालिका को, तो उससे इतना बड़ा साम्राज्य सहारा का थोड़ी हिल जाएगा। दरअसल साथियों, क्या होता है कि समझाने में कई चीज़ें 2 बार 3 बार रिपीट हो जाती हैं, मजबूरी है, करना पड़ता है, ये आप ही के लिए करना पड़ता है। अगला कमेंट तो आपने पूरा एक धमकी भरा ही दे दिया है कि मैं तो भारत भूमि पे ही रह रहा हूँ ना, मेरे आसपास तो कार्यकर्ता होंगे ही आपके, अब मेरा ट्रीटमेंट जरूरी है आपकी नज़र से। क्या ट्रीटमेंट करेंगे आप? ट्रीटमेंट करिए आप जा करके। अगर आप सहारा के अंदर किसी बड़े ओहदे पर हैं तो अच्छी बात है, आपके ऊपर भी कुछ लोग होंगे, उनसे मिलिए और उनके यहाँ का ट्रीटमेंट कराइए कि जो करोड़ों निवेशकों को गुमराह कर रहे हैं, सड़क पर मारे मारे फिर रहे हैं, गर्मी में, बरसात में, ठंडी में, उनका पहले ट्रीटमेंट कराइए। आप अपना ये ट्रीटमेंट कराइए कि ऐसे बोलने की बजाय मैनेजमेंट टीम को समझाइए कि धीरे धीरे अगर सहारा को खड़ा करना है तो अपने निवेशकों का भुगतान करिए। सीआरसीएस में जिन्होंने क्लेम किया है उनका डेफिशिएंसी दूर करा कर कम से कम उनका भुगतान करेंगे। तो ट्रीटमेंट अपने मैनेजमेंट टीम का और अपना इसका कराइए। क्या करेंगे हमको आकर के? हमारा ट्रीटमेंट क्या करेंगे? जान से मारेंगे? हाथ पैर तोड़ देंगे? आइएगा कभी, मिलेंगे। अगर वहाँ पे कुछ 100 निवेशक अगर आ गए तो दीजिएगा जवाब। चलिए, कुछ आपने और भी कमेंट किए हैं, उस पर भी बात करते हैं। फ्रॉड मैं नहीं, आम निवेशकों के साथ सहारा ने किया है। ये सिस्टम जो संवैधानिक है, न्यायपालिकाएं हैं, उन्होंने बोला है, मेरे कहने न कहने से नहीं होता है कुछ। उन्होंने बोला है कि हाँ, निवेशकों के साथ फ्रॉड किया गया है, कन्वर्जन किया गया है। सहारा विश्व की सर्वोत्तम संस्था थी जब उसके पास रियल एस्टेट से, हाउसिंग से जुड़े, हॉस्पिटल से जुड़े, एयरलाइंस से जुड़े, राजनीतिक गतिविधियों में पूरा सहारा का पैठ था। सहारा बाजार, सहारा क्यूसाप, भारतीय क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करना, आईपीएल टीम को स्पॉन्सर करना थी कभी सहारा। सिर्फ एक राह चलते राहगीर की एप्लीकेशन दे देने से ये सब खत्म नहीं हो जाता। कुछ तो सहारा ने किया होगा ऐसा कि ये सब कुछ धीरे 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 करके आकाश की ऊंचाइयों से रसातल में मिलता चला गया। कितना तो हालात नहीं बिगड़ना चाहिए था। अगर सहारा की जड़ें, सहारा की बुनियाद अगर ईमानदारी पर खड़ी थी राजेंद्र शर्मा जी, तो सिर्फ एक एप्लीकेशन से पूरा साम्राज्य नहीं खत्म हो सकता था। सिर्फ 2 कंपनियों का बात था या 3 कंपनियों का सहारा ग्रुप के बात था। क्यूसाप, उसके बाद सोसाइटीज, MIS, सहारा लाइफ इंश्योरेंस, बहुत सारी कंपनियां, इतने आप बढ़ चढ़ के सहारा हॉस्पिटल, एयरलाइंस और उसके बाद स्पॉन्सरशिप, ये सब जो करते आ रहे थे सब, आप सिर्फ 3 कंपनियों के जांच के वजह से ये सब बिखर गया आपका। जबकि आपने वर्सोवा लैंड, एम्बे वैली, ये सारी चीज आपके सुरक्षित ही थे। तो ये कैसे बिखर गए साम्राज्य? इसकी बुनियाद ईमानदारी से नहीं रखी गई थी क्या? क्या थी इसमें कमियां? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने बोला है कि मुझ पर अगर ऐसा महसूस हो रहा है, हालांकि मैं वीडियो बनाता हूं तो बहुत ही भावुक हो जाता हूं। सहारा के साथ साथ बहुत सारी कंपनियां, मैं पहले भी इसी वीडियो में जिक्र कर चुका हूं, आई हैं और कुछ 100 करोड़ का बिजनेस की और पैसे लेकर निवेशकों की भागी हैं। अपने रीजनल लेवल पर कुछ लोगों को हम लोगों ने पैसे दिलाने की कोशिश की, कामयाब भी हुए थे। लेकिन कभी भी किसी भी ऐसे संस्थाओं को चिट फंड कंपनियों में जूझ करके काम करना उचित कभी नहीं समझा, क्योंकि इसकी बुनियाद हम जानते हैं कि कैसे होती हैं। इनके ब्रांचों में हम गए हैं, देखते हैं कैसे काम होता है लापरवाहियों से। किसी का कोई नाम है तुरंत काटना, सब पहले ऑफलाइन होता था, आप कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। इसीलिए सब जब सारी डिटेल डिजिटल तरीके से मांगी गई हैं तो सारी कमियां सामने आ गई हैं और उसको सुधारने के लिए आपके लोग ब्रांच पे जा करके सुधार भी नहीं रहे हैं। कुछ लोग वहां पर भी मनमाना तरीके से एक सर्टिफिकेट जारी करने के लिए, मेंबरशिप फॉर्म अपलोड करने के लिए पैसे ले रहे हैं। इतना निवेशकों के साथ क्रूरता सहारा अब भी कर रहा है। तो सताया मैं नहीं गया हूँ, ऐसी
पहले की चिट फंड कंपनी हो, चाहे पैरा बैंकिंग के तहत काम करने वाली कुछ कंपनियां हो या सहारा हो, ऐसी चीज़ों के साथ बहुत इंगेज मैं हुआ ही नहीं हूं कभी कि मुझे लात मारने की ज़रूरत पड़ेगी। लात तो मार दिया है आप लोगों ने प्रलोभन दे के 10 करोड़ से ज़्यादा निवेशकों को। तो उम्मीद आप यही करेंगे कि जो भी निवेशकों की हित की आवाज़ सोशल मीडिया पर उठाएगा, आपको यही लगेगा कि वो अभिकर्ता हो या जमा करता हो, उसको लात मारा है सहारा ने, मार दिया है लात आपने 10 करोड़ से ऊपर के निवेशकों के जीवन पर मारा है आपने लात। मुझे क्या, करोड़ों निवेशकों के ऊपर लात पड़ा है आपका राजेंद्र शर्मा जी। चलिए अगला कमेंट भी देख लेते हैं आपका। मैं नकारात्मक संदेश नहीं देता हूँ, फैक्ट रखता हूँ। पिछले 1.5-2 साल से मैंने सहारा पर फोकस किया है। हालांकि सोशल मीडिया पे मैं 2011 से ट्विटर के माध्यम से एक्टिव हूँ, लेकिन सहारा पर 1.5-2 साल मुझे लगता है कि सितंबर 2023 से मैंने काम करना सहारा के लिए कुछ शुरू किया था। तो ये उम्मीद थी कि शायद इसके माध्यम से बात कुछ आगे बढ़ेगी। आपने बोला है कि मेरी नकारात्मक वीडियो से सहारा के लोग, कार्यकर्ता, अभिकर्ता बलिदान हो सकते हैं। इतनी चिंता अगर आपको थी तो एक भोले भाले गरीब निवेशकों को आपने रोड पर क्यों उतार दिया? कोई गाड़ी के नीचे आके खत्म हो जाए, वो अपंग हो जाए, दिव्यांग हो जाए, धूप में, गर्मी में, बरसात में, ठंडी में ठिठुरता हुआ, आप ही का निवेशक है ना। कौन सा सकारात्मक आपने कर लिया? उनके बीच कब गए आप? कोई वीडियो क्लिप वगैरह है तो दीजिएगा। आप और आपके अगर ऊपर कोई मैनेजमेंट टीम का कोई गया हो उनके बीच में, वो सरकारी नुमाइंदों से मिलते हैं, लेकिन सहारा के लोग उन लोगों के पास, उन निवेशकों के पास जाकर के कभी भी उनको ढाढ़स नहीं बनाया, कभी भी उनको खड़ा करा के उनके हाथ में पैसे नहीं सौंपे जो उन्होंने मेहनत मजदूरी करके, बिजनेस से कमा करके सहारा में जमा किया था। तो बलिदान तो आप लोग स्वयं रोड पर हादसों का शिकार हो जाएं, कोई हताश होकर के डिप्रेशन में जान दे दे, तेज धूप में किसी को डिहाइड्रेशन हो जाए, वो बीमार पड़ जाए, उसमें उसकी जान चली जाए। मैं नकारात्मक कर रहा हूँ, आप लोग सीधे अपने निवेशकों के साथ स्वयं नकारात्मक किए हैं काम। पहले तो प्रलोभन दे के पैसा जमा कराया और फिर उनको मजबूर करके रोड पर ले आए। तमाम तरह से वो प्रताड़ित हो रहे हैं। उनके लिए सकारात्मक आप कब सोचेंगे? और क्या सोचेंगे आप जब सीआरसीएस के ऊपर तिबारा आवेदन करने के बाद भी लोगों का पैसा आप नहीं दे रहे हैं, डेफिशिएंसी लगा करके सहारा का पैसा बचा रहे हैं आप, न कि निवेशकों को वो पैसा आप दिला रहे हैं। तो कौन नकारात्मक है, सकारात्मक है, ये आम निवेशक भलीभांति समझ रहा है। राजेंद्र शर्मा जी, आपने बोला है कि आप देश के चारों स्तंभ से नहीं डरते, तो एक रोशन लाल के लेटर ने कैसे डरा दिया? कैसे ये बना बनाया साम्राज्य सहारा का धीरे धीरे उजड़ गया? शिकायत थी 2 कंपनियों की, पूरी कंपनियों को आप नहीं संभाल पाए, धीरे धीरे सब फैला साम्राज्य रसातल में चला गया। कैसे मान लें कि आप चारों स्तंभ से नहीं डरते, और उसी चारों स्तंभ में मीडिया भी है, न्यायपालिका भी है, विधायिका भी है। तो अगर आप सही थे तो ये स्तंभ आपके सपोर्ट के लिए कभी आगे क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आपके इस हनक और डर से वो सहारा के पक्ष में कोई फैसला क्यों नहीं सुना दी? क्योंकि आपका इतना अगर पहुंच था, इतनी ताकत आपके पास थी, 70 करोड़ लोगों की ताकत आपके साथ है, तो सही बात है, आपको चारों स्तंभ से नहीं डरना चाहिए। तो इन लोगों की ताकत का आपने पॉजिटिव इस्तेमाल क्यों नहीं किया? इन करोड़ों लोगों को सड़कों पर दर दर भटकने के लिए क्यों छोड़ दिया? चारों स्तंभ से नहीं डरने वाला व्यक्ति जो 70 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, वो करोड़ों लोगों को कैसे रोड पर लावारिस छोड़ सकता है? प्रतिनिधित्व करते हैं ना आप 70 करोड़ लोगों का, कभी आप दिखाई नहीं दी। उनको तो आप आंदोलनकारी बोलते हैं, उनका तो फोटो अगर पीछे दिख रहा है आपको तो वो चुभ रहा है। वो आप ही के लोग हैं ना? जवाब दीजिए राजेंद्र शर्मा जी, मन में अपने सोचिएगा। चलिए, ये राजेंद्र शर्मा जी थे और एक संजय यादव जी हैं, उन्होंने बोला है चंदाखोर। आम निवेशकों की आवाज उठाना सोशल मीडिया पर चंदाखोरी नहीं होता। संजय यादव जी, आप बताइए कि आपने कितनी पैसाखोरी की है, इन निवेशकों के पैसों में कितना आपका हक बना है, आपने कितना इन निवेशकों के पैसों में से पैसाखोरी की है, कमीशन का, सैलरी का, जो अपने निवेशकों की बात आम अपने मैनेजमेंट टीम के पास, राजेंद्र शर्मा जी लोग के पास पहुंचाने की बजाय मैंने कभी भी किसी से 1 रुपए नहीं लिया है, और ना ही मेरे चैनल पर कोई भी आज तक पैसे की डिमांड हुई है,
न मैंने सहारा मांगा है और ना भविष्य में कभी मांगूंगा। तो जिन्होंने निवेशकों के पैसे से अपना साम्राज्य खड़ा किया है, सहारा के निवेशकों के पैसों से जिनके घर में नमक आया है, वो नमक खाया है जिन्होंने, वो उन नमक के हक को अदायगी करें, अपने निवेशकों के प्रति ईमानदारी दिखाएं, क्योंकि आप ही लोग निवेशकों के पास गए हैं, उनके पैसे से कमीशन लिया, सैलरी ली और घर में नमक खरीदा, बहुत सुविधाएं ली है, लेकिन नमक खरीदा है आपने, तो उस नमक का हक अदा करिए। सबको चंदा चोर चंदा खोर बनाने के बजाय जो पैसा खोरी रिश्वत खोरी की है आप लोगों ने, निवेशकों के पैसों की गुमराह किया है, निवेशकों को पैसा लिया, उनके नमक का हक अदा करिए आप। बहुत समय निकल गया है, अब तो सामने आ जाइए। एक मनोज गोस्वामी जी हैं, कांग्रेसी चाटुकार बता दिया। पहले तो मैं बता दूं कि मैं बचपन से आरएसएस का शाखा अटेंड करने वाला हूं, बाकी बताने की जरूरत अब नहीं है। किसी मीडिया की दलाली, किसी कंपनी की दलाली, अभी आप ही के राजेंद्र शर्मा जी, मनोज गोस्वामी जी, ये वीडियो आपके पास अगर पहुंचेगा तो देखिएगा कि राजेंद्र शर्मा जी ने अब शब्दों का प्रयोग करते हुए धमकियां भी दी, यहाँ तक कि ट्रीटमेंट यानी जान से मारने तक की धमकी दी और प्रलोभन भी दिया कि सहारा के लिए स्पेशल अगर मैं वीडियो सिर्फ बनाऊं तो 20,000 लोग 1 घंटे में देख सकते हैं, मेरा वीडियो वायरल हो सकता है। तो ये दलाली निवेशकों के हित के लिए काम करने के पीछे मैं नहीं कर सकता। जिनको करना है करें, मैं निवेशकों के हित के लिए आवाज़ उठाता हूं और निस्वार्थ उठाता हूं। यूट्यूब से अर्निंग हमारी नहीं होती है, कभी होगी तो होगी। मेरे इतने कहने के बाद भी सहारा के लोगों का मन पसीजने की बजाय आकर के धमकियां दे रहे हैं, और ये धमकियां मैं आम निवेशकों के हित के लिए कह रहा हूं। तो हर कोई बिका नहीं होता, हर कोई दलाल नहीं होता, हर कोई किसी पार्टी का चटकार नहीं होता, और कांग्रेस जैसे पार्टी का तो बिल्कुल नहीं। मैंने बस बता दिया कि मैं बचपन से कहाँ जाता था, किस शाखा से जुड़ा था, तो सब कुछ समझ में आ गया होगा। लेकिन बात न्याय की है, यहाँ पर बात किसी राजनीतिक दल या किसी कंपनी विशेष को पहुंचाने के लिए फायदा मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। आप लोग सहारा के लिए कुछ करना शुरू करिए ना। जैसे पहले मैं सहारा के लिए बहुत चीजें बोलते आ रहा हूँ। एक AI वीडियो मैंने बनाया है अभी, जो एक वीडियो वायरल हुआ था मेरे ही चैनल से, वो 1 महीने के अंदर, यह है थंबनेल उसका, जिस पर कि निवेशकों ने बोलना शुरू कर दिया कि सहारा के अब मैं दलाल हो गया। तो सहारा के लिए अगर वीडियो बनाते हैं तो जो ईमानदार निवेशक हैं, जो प्रताड़ित हो चुके हैं आपके वजह से, अपने को परेशान महसूस कर रहे हैं, एकदम उब चुके हैं, वो तुरंत अगर सहारा के पक्ष में कोई बात करते हैं तो वो सहारा का दलाल बना देता है। और फैक्ट अगर सहारा के जो नियम कायदे कानून का उल्लंघन उन्होंने किया है, अगर उस पर सारी बातें रखें तो आप कांग्रेस का चटकार बना दीजिए, आंदोलन जीवियों का चटकार बना दीजिए, जबकि वो आंदोलन जीवी नहीं है, वो आप ही के बीच के कभी जूझ करके काम करने वाले अभिकर्ता हैं, कर्मचारी हैं और आम निवेशक हैं। चलिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है और आम निवेशकों से मैं हाथ जोड़ के यही कहूँगा कि आप अब भी फैक्ट खुद चेक करिए। डिजिटल मीडिया का ज़माना है, आपके पास मोबाइल है, सारी चीज़ें आप सिर्फ बोलेंगे, सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। हर कुछ गलत नहीं होता, हर कोई गलत नहीं होता, लेकिन जो 100 में 99% लोग बोलें, थोड़ा बहुत सत्यता उसमें आप मान सकते हैं। तो हमारा जो सिस्टम चल रहा है, जो निवेशकों को पैसा मिलने में कठिनाइयाँ हो रही हैं, इसका सीधा सीधा जिम्मेदार सहारा और उसकी मैनेजमेंट टीम है, जो कुछ वर्ष पहले जिनका मैच्योर हो चुका खाता है, तमाम कंपनियों में खाता है, वो पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा है। ये सहारा के लोगों को सोचना है, ना कि यूट्यूबर पर आकर के कमेंट करना, धमकाना, अपशब्द बोलना, इससे नहीं होगा। जहां आपको ये करना है वहां जाइए और वहां कहिए कि 70 करोड़ लोग, 13 करोड़ के आसपास निवेशक, उनके लिए कुछ आप करिए। वहां जाकर अपनी बात, अपनी धमक दिखाइए। साथियों, आपका सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करने, लाइक करने, शेयर करने तक चाहिए, क्योंकि फैक्ट बात रखने के लिए सिर्फ इन्हीं 3 चीज़ों की ज़रूरत है। पैसा तो आपने बहुत गंवा दिया है, और एक एक बॉन्ड के लिए अभी भी आप जब आवेदन करने जाते हैं तो साइबर कैफ़े पे 50 रुपये, 40 रुपये, 100 रुपये या उससे ज़्यादा अब भी आपका लग रहा है। तो खुद के जमा पैसे को फिर से आवेदन करना, फिर से रीसबमिशन करना, यही पैसा मुझको तकलीफ पहुंचा रहा है कि ये पैसा फिर आपसे क्यों लिया जा रहा है, क्यों आपका खर्च किया जा रहा है।
ये चीज़ें ऑफिस खोल कर की जा सकती हैं। ऑफिस खुली रहनी चाहिए, कोई भी उस पर प्रतिबंध नहीं है कि आप ऑफिस बंद कर दीजिए, निवेशकों को दौड़ाइए, परेशान करिए। ऐसा कोई संवैधानिक संस्थाएं कही है, न न्यायपालिका कहा है। फिर भी आप परेशान हो रहे हैं, इसका बेहद खेद है, बहुत दुख है। आपका पैसा और लगते जा रहा है, पैसा मिल भी नहीं रहा है। पूरा आवेदन करने के बाद भी जिनका डेफिशिएंसी नहीं भी है उनको भी उचित भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो आशा करते हैं कि जो CRCS का 1 लाख रुपए जुलाई माह से अपग्रेड होगा अमाउंट, वो मिलना शुरू हो, कुछ और रिलीफ सहारा के निवेशकों के घर में पैसे के रूप में पहुंचे। यही आशा है कि ये खबर सही हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।